हाँ भाई, देख लीजिए ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? ऑडियो वीडियो क्लियर है तो बता दें भाई। वीडियो दिखाई दे रहा है, बोर्ड दिखाई दे रहा है, आवाज साफ आ रही है? सर नया टॉपिक का अनाउंस कराना है, केमिकल वीडियो में। कौन पढ़ाएगा? रविंद्र सर आ रहे हैं। अच्छा, रविंद्र सिंह राठौर सर। एक ये तो आता है, लिखा है मुझे तो। सर वीडियो नहीं आ रही है। हाँ भाई, एक बार जल्दी से बताएं, ऑनलाइन ऑडियो वीडियो ठीक है। चलो बढ़े आगे। ठीक है, तो कल हमने बात करी थी मैग्नेटिक मोमेंट की। आज का पूरा लेक्चर इसके न्यूमेरिकल करते हैं। मैं आपको फिर बताता हूं, मैग्नेटिक मोमेंट दो तरह से डिफाइंड होता है, इसको दिमाग में सेट करिएगा। अगर आपसे पूछा जाए करंट कैरिंग लूप, तो बताइए इसके लिए क्या डिफाइन करेंगे? आई इंटू ए। और अगर मैं आपको कहूं बार मैग्नेट के लिए डिफाइन करिए, तो बार मैग्नेट के लिए डिफाइंड होता है पोल स्ट्रेंथ इंटू लेंथ। क्लियर है बात? तो दोनों आज इसी पे क्वेश्चन करने, तो ध्यान रखें करंट कैरिंग लूप की बात करेंगे तो आई इंटू ए, और आपसे कहा जाए बार मैग्नेट के लिए बताइए एम इंटू एल। यहां डायग्राम भी बना लीजिए बार मैग्नेट का, जिससे आपको फील आए, बेहतर आप समझ सकें। एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है, ये प्लस एम, ये माइनस एम। डायरेक्शन भी बिल्कुल वैसी, वहां कहां से कहां होती थी याद करिए, माइनस से प्लस। यहां कहां होगी, साउथ से नॉर्थ। लिख लीजिएगा। छोटा एम क्या बताता है? छोटा एम पोल स्ट्रेंथ।
तो आज पूरा लेक्चर इसी पे डेडिकेटेड है, पर मैग्नेटिक मोमेंट आने से पहले आप इसको बढ़िया डिस्टिंग्विश करो कि सर अगर करंट कैरिंग लूप की बात करेंगे ना तो आई ए लगाना चाहिए, और बार मैग्नेट की बात करोगे तो M इंटू एल। बार बार एम को समझो, छोटा एम क्या बताता है, पोल स्ट्रेंथ। बार बार सुनोगे बोलोगे तो इसके साथ कनेक्टिविटी बढ़िया बैठेगी। छोटा एम बोलाता है पोल स्ट्रेंथ, जो कि प्रोपोर्शनल होता है एरिया के। किसका एरिया, मैग्नेट का। अगर आप मैग्नेट का क्रॉस सेक्शनल एरिया कम कर दो, जैसे फॉर एग्जांपल अब ये मैग्नेट है, ये इसका नॉर्थ, ये इसका साउथ। अब आपने इसको ऐसे काट दिया, सोचिए अब ऐसे काट देंगे तो दो मैग्नेट बन जाएंगी। क्या क्रॉस सेक्शनल एरिया वही रहा या कम हो गया, कम हो गया, पतली पतली मैग्नेट हो गई। तो इसकी जो स्ट्रेंथ है, जो इसकी ताकत है, वो भी आधी हो जाएगी। एरिया बिकम्स हाफ, पोल स्ट्रेंथ बिकम्स हाफ। तो ध्यान दीजिए, जो पोल स्ट्रेंथ है वो एरिया के प्रोपोर्शनल है। एरिया है मैग्नेट का, अगर आप मैग्नेट का एरिया आधा कर दोगे, क्रॉस सेक्शनल एरिया आधा कर दोगे, तो उसकी पोल स्ट्रेंथ भी हाफ हो जाएगी। तो ध्यान रखें, पोल स्ट्रेंथ एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब वन बाय वन दोनों कैटेगरी पे आज खूब सारे क्वेश्चन करते हैं। पहले करते हैं करंट कैरिंग लूप पर। तो हेडिंग डालिए, बराबर आइए। वीडियो नहीं आ रहा है। हाँ भाई, एक बार बताइए वीडियो। सर प्रेरणा कुमारी शेयरिंग वीडियो। भाई प्रेरणा कुमारी जी अपना स्क्रीन शेयर नहीं करें। सब ओके है सर। एक मिनट रुक जाओ भाई। चलो चलो एक बार फाइनल बता दें।
चैट बॉक्स में बता दीजिए वीडियो ठीक है क्या, फिर आगे बढ़े। चलो देखते हैं, समझते हैं। अब लिखिएगा प्रोफाइल 1, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन, प्रोफाइल 1 प्रॉब्लम बेस्ड ऑन magnetic moment of current carrying loop, problem based on magnetic moment of current carrying loop। चलो अब पूरी प्रॉब्लम करनी है, 1 घंटा, एक एक कॉन्सेप्ट समझते जाइएगा, करते जाइएगा। अब साफ पता चल रहा है करंट कैरिंग लूप क्या लगाना है, आई इंटू ए, बिल्कुल क्लियर। करंट कैरिंग लूप क्या लगाएंगे, आई इंटू ए। पहला क्वेश्चन लिखिए, इन द गिवन केसेस, in the given cases find out the magnetic moment of each loop, magnetic moment of each loop। डायग्राम बनाते चलिए। अब हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए, बढ़िया। फॉर्मूला आपको पता है, आई इंटू ए लगाना है। बातचीत कम करें, क्वेश्चन चालू करें। आई इंटू ए लगाते चलिए, जहां जहां अटकेंगे वहां हम सीखते चलेंगे। इन चारों केस में मैग्नेटिक मोमेंट चाहिए। मैग्नीट्यूड भी निकालिएगा और डायरेक्शन भी निकालिएगा। पहला इक्विलैटरल ट्रायंगल है, दूसरा स्क्वायर है, तीसरा सर्कुलर कॉइल है, चौथा हेक्सागन है। अब देखते चलो। अब इक्विलैटरल ट्रायंगल में फंस गए क्योंकि इसका एरिया याद नहीं है, तो याद करिए इसकी जो साइड है, एक बार मैंने आपको बताया था, √3a/2 याद होनी चाहिए। नहीं याद है, आज कर लें, क्योंकि बहुत चैप्टर में काम आती है। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल की हाइट डायरेक्ट याद करें, √3a/2। अब निकालें एरिया। अब निकालिए एरिया, हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस ए, हाइट √3a/2, तो हो गया √3a²। भाई एरिया ही निकालना है, बेसिकली सवाल 9th क्लास का है एरिया का। बाकी तो आई इंटू ए करना है। स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया साइड का स्क्वायर, सर्कल का एरिया πr²। अब हेक्सागन में फिर फंसोगे, तो अब आपको पता होना चाहिए हेक्सागन वास्तव में 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल हैं। देखो हेक्सागन वास्तव में 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो आपको हेक्सागन का एरिया चाहिए
तो 6 टाइम्स ऑफ इक्विलेटरल कर दीजिए। तो 6 इक्विलेटरल का √3a² बाय, तो 3√3a² बाय 2। तो वास्तव में सवाल फिजिक्स का ही नहीं, वास्तव में सवाल है 9th 10th की मैथ्स का, कि आपको एरिया अलग अलग शेप का निकालना आना चाहिए। इसके बाद तो सवाल में कुछ बचा नहीं। I/A, हर बार फॉर्मूला लिखो, जितनी बार फॉर्मूला लिखते चलोगे याद होता जाएगा। I/A, इसका I/A, आंसर। अब बात आई डायरेक्शन की, तो याद करिए एम की वही डायरेक्शन होगी जो ए की है। ए का जुगाड़ अपने पास है क्लॉकवाइज क्रॉस, सारे क्लॉकवाइज हैं, सब में क्रॉस, क्लॉकवाइज क्रॉस। और रूल भी आना चाहिए, सीधा हाथ लें, फिंगर्स को करंट के साथ मोड़िए, जहां अंगूठा आएगा वो एम वेक्टर है। इसमें बेसिक सीधा लग रहा है, इसलिए रूल की भी जरूरत नहीं है। बढ़े, सभी में डायरेक्शन लिखिए, सभी में आंसर लिखिए। अगला लिखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें, बराबर आए जल्दी से। स्क्वायर कॉइल, स्क्वायर कॉइल having side छोटा a and magnetic field at the center of the square coil, is B, बड़ा B। वापस बोलता हूं, a square coil, और बेहतर लिखें अ करंट कैरिंग स्क्वायर कॉइल, और जोड़ लीजिए वर्ड तो और बेहतर हो जाएगा। करंट कैरिंग स्क्वायर कॉइल हैविंग साइड छोटा a and magnetic field at the center of the square is B. Find out its magnetic moment. Find out its magnetic moment in terms of B. Find out its magnetic moment in terms of B. सोचो, अब इसने क्या किया है, अब आपको ये पुरानी बात याद होगी तभी चलेगा। स्क्वायर में सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड ये होता है 2√2μ0I/πa। बायो-सवार्ट लॉ पहले या दूसरे लेक्चर में न्यूमेरिकल मिलेगा, आप देखना। आपको याद नहीं है तो इसका एक जुगाड़ भी था, n μ0I/πa
10 पाई बाई n साइन पाई बाई n, और स्क्वायर में साइड होती है 4। इसके बगैर ये क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हो पाएगा। ये आपको सेंटर पे याद होनी चाहिए। सर इसका क्या उपयोग है? सर उसने तो मैग्नेटिक मोमेंट पूछा है, तो मैग्नेटिक मोमेंट होता है आई इंटू ए, एरिया स्क्वायर का होगा ए स्क्वायर। कायदे से तो ये आंसर 100% सही है, कोई नहीं मना कर सकता, बिल्कुल सही है, आई इंटू ए। पर क्वेश्चन में आई के बारे में कुछ है ही नहीं। इसका मतलब उस एक्सप्रेशन से आपको क्या मिलेगा? आई। ये बिल्कुल सही है, कोई नहीं मना कर सकता। अगर सब्जेक्टिव पेपर होता तो मैं यही छोड़कर आता, पर ऑब्जेक्टिव में तो ऑप्शन टिक लगाने पड़ेंगे, ऐसा ऑप्शन ही नहीं है भाई। इसका मतलब मुझे यहां से आई को रिमूव करना पड़ेगा। तो ये वाला एक्सप्रेशन आपको याद है, तब आप ये 2015 का क्वेश्चन कर पाओगे कि मैग्नेटिक फील्ड आपको डायरेक्ट याद होनी चाहिए। यहां से निकालिए आई, कितना? बी इंटू पाई ए अपॉन 2√2 म्यू नॉट। अब इस आई को यहां से रिप्लेस करें। बताइए कितना आंसर? आई इंटू बी पाई ए अपॉन 2√2 इंटू ए स्क्वायर। तो ये आएगा पाई बी ए क्यू अपॉन 2√2 म्यू नॉट। देखें ये आ रहा है क्या? तो इस सवाल में लगाना तो आईए ही है, अगले 4 क्वेश्चन में आईए लगाना है, पर थोड़ा थोड़ा इसमें नई नई बातें जोड़ दी। अब आपको मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर याद है, तब आप इस प्रश्न को हाथ लगा सकते हो। बायो सवर्ट लॉ की सहायता से ये सेंटर पे डायरेक्ट याद होना चाहिए। इसका जुगाड़ भी है। इसके 3 स्पेशल केस होते थे, एक ट्राइंगल, एक स्क्वायर और एक हेक्सागन। पढ़ोगे रिवाइज करोगे तो याद भी आ जाएगा। आगे बढ़े, तीसरा क्वेश्चन। टू सर्कुलर कॉइल्स, two circular coils, each having magnetic moment m, each having magnetic moment m. मैग्नेटिक मोमेंट का सिंबल बड़ा एम होता है, हमेशा ध्यान रखिए। आर प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू ईच अदर, आर प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू ईच अदर, each other, then find out the net magnetic moment of the system. Find out the net magnetic moment of the system. सोचिए। आई की टर्म्स में निकालेंगे मतलब? समझा नहीं, वापस बोलो। आई की टर्म्स में तो यही आंसर है ना, आई ए स्क्वायर।
कुछ गड़बड़ किया है, काटो सबको। आई की टर्म्स में तो आई है स्क्वायर, हमें तो चाहिए इन टर्म्स ऑफ बी। चले देखें, अब ये एक बड़ा फेमस प्रश्न है, आपको शायद पहले भी याद हो कि अगर दो कॉइल्स 90 डिग्री पर हैं तो इनकी मैग्नेटिक फील्ड भी 90 डिग्री पर होती है, इनका एरिया वेक्टर भी 90 डिग्री पे होगा, इनका मैग्नेटिक मोमेंट भी 90 डिग्री पर होगा। एक बार आज और समझ लीजिए, करंट कैसी भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर उनका मैग्नेटिक मोमेंट हमेशा 90 पे होगा। आप एक बार देखिए और समय देकर इस बात को समझ के रखिए। जैसे ये कॉइल है, जब तक रूल नहीं लगाएंगे तब तक जुड़ नहीं पाएंगे। रूल लगाइए, सीधा हाथ में, सीधा हाथ लें, फिंगर्स को करंट के साथ मोड़िए। बताइए करंट कहां जा रही है? ये आगे है, ये पीछे है। करंट कहां जा रही है? ऊपर, और पीछे से नीचे उतरेगी। एरिया इधर, जहां एरिया है वहीं एम। ये पहली कॉइल। दूसरी कॉइल देखिए, दूसरी कॉइल देखिए, ये दूसरी कॉइल, ये दूसरी कॉइल 90 डिग्री पर। बताइए क्या होगा इसका? इसका करंट यहां से इधर, पीछे से इधर, कहां जाएगा? आप करंट कैसी भी ले लें, उसको करंट से मतलब ही नहीं है, तभी तो उसने कुछ बोला नहीं। उसने को पता है कि अगर प्लेन परपेंडिकुलर है, आप करंट ऊपर लें, नीचे लें, आगे लें, पीछे लें, एम वेक्टर के बीच में एंगल हमेशा 90 ही आएगा। इसका मतलब दोनों एम कितने डिग्री पर हैं? 90। बताइए नेट कितना आएगा? √2 है। क्या बात क्लियर हो रही है? तो छोटी छोटी बातें हैं, ये स्टैंडर्ड हैं, ये आप रिवीजन करके जाओगे ना 5-5 बार, तो आपको इतना भी समय नहीं लगेगा। और कोई अंतर नहीं है, आपकी स्पीड, आपकी प्रैक्टिस इतनी ज्यादा होनी चाहिए। दूसरे सोच रहे हैं और आप सॉल्व कर लिया, आपने निकल गए आप सॉल्व करके आगे, ये है प्रैक्टिस। नहीं तो आप सोच रहे हो करंट कहाँ आएगा, एम कहाँ आएगा। अब आपको पता है, आपने ऐसा 4 बार रिवाइज कर रखा है, जब भी कॉइल के प्लेन परपेंडिकुलर हो, एरिया वेक्टर 90 डिग्री पर होता है, मैग्नेटिक फील्ड 90 डिग्री पे होती है, मैग्नेटिक मोमेंट 90 डिग्री पर होता है। आप 5 सेकंड में आंसर दे सकते हैं। अच्छा, एम एम बराबर 90 डिग्री, आंसर √2 है। ये प्रैक्टिस का खेल है। नहीं बेसिक से करोगे, पहले आप कॉइल बनाओगे, फिर आप पढ़ोगे अरे यार डायरेक्शन ही नहीं दे रही थी, फिर डायरेक्शन मानोगे, फिर रूल लगाओगे, इसमें समय ज्यादा लगती है। तो प्रैक्टिस, बार बार रिवीजन, उसकी पावर है सारा। अगला लिखिए, a wire having length L, छोटा L, a wire having length छोटा L carries current I, carries current I and it is bent, and it is bent in the form of, in the form of equilateral triangle, in the form of equilateral triangle, then find out, ये इस साल का क्वेश्चन है, ऑलरेडी अपने बिगनर बॉक्स में है, then find out its magnetic moment। सेक्शन बी में आया था, 2 पार्ट थे, एक बार उसने ट्रायंगल में मोड़ा था, एक बार स्क्वायर में मोड़ा था, और दोनों का पूछा था रेशियो। 2021 का क्वेश्चन है, करिए, कर सकते हैं। बेसिक बेसिक बातें लगाइए। एक वायर जिसकी लंबाई L, इसको मोड़ दिया, मोड़ कर बना दिया इक्विलेटरल ट्रायंगल। साइड नहीं पता, मन से मानी साइड A। तो पहला जो आपको क्लिक करना चाहिए, कॉमन सेंस, L बराबर 3A, ये पहली जुगाड़। इनको रटा नहीं जा सकता, समझा जा सकता है। हाँ, वायर को ही तो मोड़ा है, अगर आप वायर को ही मोड़ोगे तो अब इक्विलेटरल ट्रायंगल की A A A 3A,
तो L ही तो कन्वर्ट हुआ है 3A में। सही बात। बताइए, अभी मैग्नेटिक मोमेंट इसका तो आप निकाल के आ चुके हैं। कितना? M बराबर I इंटू ए, एरिया हाफ बेस इंटू हाइट। एक मौका और मिल गया, अब सीख लो, दूसरी बार आ गया एक ही दिन में। इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट √3a/2, तो I हाफ बेस ए हाइट √3a/2। ये आंसर होना चाहिए, पर ए तो है ही नहीं, ए तो मन से माना है। तो भाई ए को हटा, ए को हटा, L/3, ए को रिप्लेस कर। तो आंसर आएगा √3IL²/36। दो पार्ट थे इसके, एक बार उसने ट्रायंगल में मोड़ा था, एक बार स्क्वायर में मोड़ा था, और दोनों का क्या पूछा था? रेशियो। बिगनर बॉक्स में बिल्कुल यही सवाल है। बढ़े आगे। तो मैग्नेटिक मोमेंट वाली बात क्लियर हो रही है। मैग्नेटिक मोमेंट लूप का, वापस बोलिए, लूप का क्या होगा? I इंटू ए। ये 4 क्वेश्चन है जो आपको इस बात को समझा रहे हैं। जब जब लूप का मैग्नेटिक मोमेंट लिखना हो, हमेशा क्या लगाइए? I इंटू ए। आगे इसी में और बढ़ते हैं, पहले एक नीचे नोट लगाइए। कल हमने पढ़ा टॉर्क था BINA साइन थीटा। कल पढ़ा था फोर्स एंड टॉर्क बिना साइन थीटा। अब इसका एक फॉर्म और है, आप देख सकते हैं, I इंटू ए इंटू एन। ये कौन? M। तो टॉर्क का एक नया फॉर्मूला आ गया, MB साइन थीटा, और इसको लिख सकते हैं M×B। सब एक ही है, डिपेंड करता है कौन सा कब लगाना चाहिए। जहां जल्दी होगा वो लगाएंगे। ये भी सही है, कल इस पे सवाल करे थे, BINA साइन थीटा। इसको शॉर्ट फॉर्म में M लिख दिया, इसको वेक्टर फॉर्म में लिख दिया M×B। सब एक ही है। इंटर कन्वर्जन जितना अच्छा सीखोगे, उतना क्वेश्चन में ज्यादा मजबूती से पकड़ कर पाओगे। M कौन है? M बार बार लिखते रहे, M मैग्नेटिक मोमेंट। 15 बार लिख लोगे, 15-20 बार उसको अप्लाई कर लोगे, बिल्कुल दिमाग में सेट हो जाएगा। M है मैग्नेटिक मोमेंट। क्लियर है? चलो क्वेश्चन लिखते हैं इसमें, लिखिएगा। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन, in the following question, find out the net force and torque acting on the current carrying loop। बना लीजिए डायग्राम।
कुछ होमवर्क दिया था क्या कल? ठीक है, we डिस्कस कर लेंगे। क्या करना है, ये सब करंट कैरिंग लूप रखे गए, आपको बताना है कितना कितना फोर्स लगेगा, कितना हर केस में टॉर्क लगेगा। एरिया सबका ए है। बना लीजिए डायग्राम। सब एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, सारे काम के हैं। एक दो में मेहनत करोगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। चालू करो। थ्री डी इमेजिनेशन है और करनी पड़ेगी, जरूरी है, पेपर का क्वेश्चन है। तीसरे में एंगल 30 डिग्री गिवन है। चलो देखना, आराम से समझना, धीरे धीरे बातों। सबसे पहले बेसिक स्टेटमेंट याद करो। अगर करंट कैरिंग लूप है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में है, नेट फोर्स, पहला आंसर, चारों में फोर्स जीरो, करना ही नहीं है। सभी में करंट कैरिंग लूप है, सभी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में है, पहला आंसर लिखिए। इन ऑल द थ्री केसेस, ऑन द ऑल द फोर केसेस। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, कल इस पे 3 सवाल करे थे हमने, एक्सरसाइज 2 मैंने आपको बताया था। ये बात हमेशा याद रखिए, अगर करंट कैरिंग लूप यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है तो नेट फोर्स हमेशा जीरो। तो लिख लीजिए, इन ऑल द फोर केसेस करंट कैरिंग लूप इज प्लेस्ड,
current carrying loop is placed in uniform magnetic field, hence net force on each loop is 0. तो फोर्स वाला पहले ओके कर दो कि हाँ सर फोर्स तो समझ में आ गया, मुझे कोई नाटकबाजी से मतलब नहीं है, वो कहाँ है, कौन से प्लेन में है, कितने एंगल पर है, फोर्स सब में 0. अब लड़ाई बची टॉर्क की, वही रैंक बनाने वाली बात है. तो पेन पेंसिल छोड़िए, थोड़ा सा समझने वाली बातें हैं, थोड़ा सा ज्यादा इंटरेक्शन करना पड़ेगा. पहले बताइए एम क्या होता है. एम होता है आई इंटू ए. यहां से क्या बोल सकते हैं, जो ए वेक्टर की डायरेक्शन होगी वही एम वेक्टर की डायरेक्शन होगी. आइए ए वेक्टर कल बताया था, बगैर हाथ लगे काम नहीं चलेगा, सीधा हाथ में. फिंगर्स को करंट के साथ मोड़िए, बताइए कहां, बाहर एक्स है. सामान्यतः बाहर जेड होता है अगर कुछ नहीं दे रखा होता, और इसने दे रखा है तो जो इसने दे रखा है वही लेना पड़ेगा. आइए 4 बार देखिए, समझिए. सीधा हाथ में, फिंगर्स को करंट के साथ मोड़िए, अंगूठा बाहर कौन है, एक्स. तो बताइए स्टेप 1, एरिया वेक्टर बताइए किसमें होगा, आई कैप. क्यों आई कैप, क्यों भाई, बाहर कौन सी एक्सिस है, एक्स. लॉजिकली चलिए, एरिया वेक्टर आई कैप. जो एरिया वेक्टर होगा क्या वही एम वेक्टर की डायरेक्शन होगी, एम वेक्टर होगा आई कैप. देख लो, आगे बढ़े क्या. स्टेप नंबर 2, मैग्नेटिक फील्ड बताओ किसमें है. मैग्नेटिक फील्ड साफ दिख रहा है, मैग्नेटिक फील्ड है जेड में. जेड मतलब के कैप प्लस के कैप. ये आ गई साहब मैग्नेटिक फील्ड. अब चाहिए सर टॉर्क. भैया टॉर्क का फॉर्मूला एम क्रॉस बी. एम आई, बी के, आई क्रॉस के माइनस जे. ये आ गई साहब टॉर्क की डायरेक्शन. रटा नहीं जा सकता, ऐसे 10 डायग्राम और बन सकते हैं. इसको समझिए, 15 मिनट लगाइए पहली बार में, कोई दिक्कत नहीं. कहां अटके हो वो बताओ. सबसे पहले आओ एरिया पर, सीधा हाथ लो, फिंगर्स को करंट के साथ मोड़ो, नींद खोलो, फिंगर्स को करंट के साथ, अंगूठा बाहर कौन, एक्स. जब इसने दे रखा है बाहर एक्स तो हमें यही कन्वेंशन लेना पड़ेगा, एक्स बाहर, एक्स मतलब आई कैप, एरिया वेक्टर आई कैप. जो एरिया वेक्टर होता है वही एम वेक्टर होता है, तो एम वेक्टर भी आई कैप. मैग्नेटिक फील्ड आपको दे रखी है किसमें, जेड में, जेड मतलब के कैप. अब आई क्रॉस के बताइए क्या होगा, आई क्रॉस के माइनस जे. सर क्या वैल्यू भी निकाल सकते हैं क्या, हाँ निकाल सकते हैं वैल्यू. कैसे निकालें, देखो वैल्यू के अगर आपको लिखना है कि सर आप इसको वैल्यू फॉर्म में लिख के बताओ, देखो वैल्यू फॉर्म में कैसे लिखते हैं वो भी सीखा करो. टॉ बराबर एम क्रॉस बी. देखो इसको कैसे लिख सकते हैं, एम को पता है क्या लिखा आपने, एम आई कैप, क्रॉस बी किसमें थी, बी के कैप. ऐसे लिखो, एम आई में, बी के में. एम और बी तो बाहर आ गए, अंदर कौन बचा, आई क्रॉस के माइनस जे. ये वैल्यू में आ गया. मॉड चाहिए तो टॉ बराबर एम बी, यूनिट वेक्टर है जे, इसका मैग्नीट्यूड. सब तरफ से सीखिए, घर पर बैठकर एक एक डायग्राम को 15-15 मिनट समझिए. एरिया वेक्टर कहां, एम वेक्टर कहां, टॉर्क किधर, एंगल कैसे निकाला. बोलिए पहला ओके है क्या, तसल्ली से दोनों ये वाला सॉल्यूशन भी लिख के रखिए.
ये वाला भी लिख के रखिए, एम क्रॉस बी, एम लिखा एम आई, बी लिखा बी के, आई क्रॉस के माइनस जे। मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड में लाला जे कहां चला गया, जे, मैग्नीट्यूड में जे कहां चला गया, जे है यूनिट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1, तो सिर्फ बचेगा एमवी। अब सेम दिमाग लगाइए एक बार चौथे में, चौथे पे जंप लगाइए सीधा, खुद करिए, काटा कूटा चलने दीजिए, काटा कूटा करेंगे तभी सीख पाएंगे। फिर मैंने आपको कल बताया था, आज फिर सिखाता हूं, ये जो एक्सेस आ रही ना, इसे ये नहीं कहते टेढ़ी है, इसे क्या कहते हैं, कहां आ रही है, बाहर। जैसे ये आपको दिख रही है सीधी, इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे सर ये साइड कहां आ रही है, बाहर। जब तक आप ये दिमाग में नहीं बैठाएंगे आप हमेशा परेशान होगे। ये हमने आपको 9th क्लास में सबसे पहले सिखाया था। आज भी आप यही बोलते हैं ये टेढ़ी एक्सिस है, भाई ये टेढ़ी नहीं है, ये कहां है, बाहर, प्लेन के परपेंडिकुलर। आप नहीं बोलेंगे, आप सवाल से नहीं जुड़ पाएंगे। बताओ ये कैसी साइड है, बताऊं फील करके आपको देना, देखो कैसे, इमेजिनेशन कैसा है, पता है ये कैसे रखी गई है, ये ऐसे, देखो तो सही, ये ऐसे है, क्यों, एक साइड ऊपर, एक साइड ऊपर, ये टेढ़ी, टेढ़ी नहीं, बाहर, ये बाहर आई, फिर नीचे, नीचे, फिर अंदर, ये अंदर, ये ऐसे रखा। क्या बात क्लियर हो रही है, ये ऐसे है, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ऐसे रखा गया। अब बताओ इसका एरिया वेक्टर कहां जाएगा, कहां जाएगा, करंट पीछे से ऊपर, पीछे से ऊपर, यहां बाहर, नीचे, इधर, देखो। अब जब आप ये नहीं बोलोगे, यहां तो आप बोल रहे हो करंट ऊपर जा रही है, हर बच्चा बोल रहा है, इसका क्या नाम दोगे, करंट कहां आ रही है, बाहर। जब आपने शब्द बाहर नहीं बोला आप नहीं कर पाओगे, बोलो इसमें करंट ये क्या है, बाहर। अब बताओ, करंट ऊपर, अब बाहर, फिर नीचे, बस इतना बोलते तो अंगूठा बाहर आ गया। बाहर मतलब कहां, वाई, वाई मतलब जे क्या है। देखते रहोगे थोड़ी ना होगा, हाथ लगाइए 3-4 बार, समझिए कि हाँ सर, करंट ऊपर, फिर बाहर, फिर नीचे, अंगूठा इधर, राइट हैंड थंब रूल, एरिया इधर, बोले तो कौन से डायरेक्शन में, वाई में, वाई मतलब जे कैप। मैग्नेटिक फील्ड कहां है, मैग्नेटिक फील्ड के कैप। करो, इंटरेस्टिंग सवाल है, रैंक बनाने वाले सवाल हैं, हर बच्चा ऐसे सवाल में हाथ डालता नहीं है, जनरली आई जे के में वो परेशान हो जाता है। आपने थोड़ा सा समय लगाकर इस बात को समझ लिया तो परमानेंट है कि सर मुझे बेसिक फंडा आ रहा है। और सबसे अच्छी शब्द है, आप वो बोलिए उसमें करंट बाहर आ रही है, बाहर। हाँ जी, अब इसको क्या करें, एम क्रॉस बी कर दें, बोलो। एम, एम ने मत लिखो, इसको लिखो एम जे, बी, बी मत लिखो, बी के, तो एम बी तो बाहर, अंदर बच्चा जे क्रॉस के, जे क्रॉस के क्या होता है भाई, जे क्रॉस के आई प्लस आई, तो टॉ, एम बी आ रहा है भाई आंसर, और डायरेक्शन में एम बी आई। एनसीईआरटी का प्रश्न है, बिल्कुल तरीके से करना चाहिए, रिपीट होने की संभावना रहती है। सेंस और रोटेशन हो तो देख लीजिए, आई कैप है, एम क्रॉस बी करिए। अब एम कहां है, जे क्रॉस के, एम है आपका पहला वेक्टर, कहां है जे, जे कहां है, जे है इधर, तो ये इधर, और कहां करना है क्रॉस बी, ऊपर चलना है ऊपर, तो ऐसे घूमेगा ये, तभी तो ये बाहर आ रहा है आई कैप में, तो ऐसे घूमेगा कोई। हाँ जी, किसमें दिमाग लगाया, अब सेकंड में लगाओ, तीसरा तो फिर मैं ही करूंगा, सेकंड कर लो, सेकंड कर लो। जब तक ये लाइन नहीं बोलोगे, ये तो करंट हर बच्चा बोल सकता है आगे जा रही है,
आप तो ये लाइन बोलो तब डर हटेगा। ये कहाँ है? करंट नीचे, करंट टेढ़ी, सब बेकार, करंट बाहर। ये आते ही काम खत्म। अब देखना कैसे, ये गई करंट आगे, अब कहां जाना है? बाहर। बाहर मतलब ऐसे, बाहर, ये ऐसे। बस दो बार बोलते ही तो अंगूठा अपने आप कहां चला जाएगा? नीचे। देखो ना, सबसे पहले करंट आगे, लो सर करंट आगे, अब कहां? बाहर, 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 ये बाहर, अंगूठा नीचे। ये लाइन आपने सीख ली कि वो करंट की फील क्या है, बाहर है या अंदर है, तो काम हो जाएगा। बताइए एरिया कहां जाएगा? नीचे। एरिया बोले तो किसमें? माइनस के। मैग्नेटिक फील्ड बोले तो प्लस के। टॉ बराबर होता है एम क्रॉस बी। एम है माइनस के में, मैग्नेटिक फील्ड है के में, के क्रॉस के जीरो। जीरो आंसर है भाई। जीरो आंसर। तीनों के आंसर मिला लीजिए, 1 मिनट का रेस्ट करिए। अब आते हैं अपन थर्ड पार्ट में, जो कि समझने वाला है सबसे ज्यादा। बोले चलो, अब थर्ड पार्ट के लिए पूरा दिमाग लगाइए, थोड़ा सा बातों को समझिए। देखें, अभी इसका एरिया वेक्टर सोचना कठिन है। अब इनको समझने के लिए क्या क्या फंडे आने चाहिए, वो धीरे धीरे कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड करते हैं ना, देखते जाइएगा। ये है प्लेन। एरिया वेक्टर कहां आएगा? एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर हमेशा प्लेन के परपेंडिकुलर। सुनते जाइए, 6-7 बातें इकट्ठी करोगे तब उस सवाल में हाथ लगा पाओगे। एरिया वेक्टर हमेशा प्लेन के परपेंडिकुलर। दूसरी बात सुनिए, जैसे जैसे पेपर घूमेगा, क्या पेन भी घूमेगा क्या? स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि पेन को तो हमेशा पेपर से परपेंडिकुलर रहना है। कैसे भी घुमा दो, कैसे भी घुमा दो, ऊपर नीचे आगे पीछे, पेन हमेशा उसके साथ उतना ही एंगल घूमेगा, उतना ही। देखो, ये मैंने पेपर को 90 घुमाया, पेपर को 90 घुमाया, देखो पेन भी कितना घूम गया, क्योंकि पेन और ये दोनों आपस में चिपके हुए हैं। तो पहला ये बात क्या सिखाना चाहे कि भाई एरिया वेक्टर हमेशा प्लेन के क्या होता है? परपेंडिकुलर। पहली बात, इसको क्या करिए, धक्का मार के अंदर घुसा दीजिए। मतलब कौन से प्लेन में आ जाएगा पूरा? सोचिए, वाई जेड। क्या बोलना चाहता हूं देखना, ये स्थिति ऐसी है, 30 डिग्री पर ये बाहर है, आप इसको पूरा धक्का मार के पहले चिपका दीजिए। बताइए इसका एरिया वेक्टर कहां आएगा? पूरा चिपका दिया आपने, ऐसे पूरा पूरा चिपका दिया, कहां जाएगा बताइए? इसमें करंट ऊपर, इसमें करंट इधर, इसमें करंट इधर, इसमें करंट इधर, कहां जाएगा? बाहर आएगा। बोलो हाँ है क्या? ये सब बाहर आ गया। पर आशीष सर दीवार पे थोड़ा चिपका हुआ है, वो तो 30 डिग्री बाहर है, घुमाओ, टक 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 टक, ये 30 डिग्री घूम गया। क्या पेन भी घूम गया 30 डिग्री? अब एरिया हो गया ऐसा कहीं, पर सर ये ना तो आई है ना जे है ना, मतलब इसके क्या करने पड़ेंगे? कंपोनेंट। अब कंपोनेंट में ले चलता हूं आपको 11वीं क्लास में, सीखते जाओ। ये कोई वेक्टर, इसके दो कंपोनेंट करने, बताओ तुक्का मारो कहां कहां होते हैं? एक इधर, एक इधर। कुछ लाइनें बोलो, लाइनें क्या है? दोनों कंपोनेंट हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं, रिजल्टेंट जो होता है वो हमेशा उन दोनों के बीच में होता है। तीसरा, तीनों एक ही प्लेन में होते हैं, एंगल से चिपका हुआ कॉस होता है, एंगल से दूर साइन होता है। फिर सुनो, ये कोई रिजल्टेंट है, अब बताओ इसके कंपोनेंट कहां कहां होंगे?
सोच के बताओ। मैं तो ऐसे ही करता हूं सर, जहां हाथ चल जाए बस हो गया। भाई ऐसे नहीं संभव है, सोच, लॉजिकली सोच, नहीं तो सवाल नहीं हो पाएगा। इसके कंपोनेंट एक इधर एक इधर, क्या क्या शर्तें हैं वो समझ। दोनों कंपोनेंट 90 पे होते हैं, जो फाइनल रिजल्टेंट होता है वो उन दोनों के बीच में कहीं आना चाहिए। एंगल से चिपका हुआ जो होगा वो कॉस होगा, दूसरा वाला साइन। अब इतनी बातें इनपुट ले ली ना, अब लगाना इसमें मजा आएगा। पहले ये आपने पूरा दीवार से चिपका दिया था। एरिया वेक्टर बताओ, एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर बाहर। अब इसको 30 पे घुमाया, ये 30 पे घुमा दिया, ये एरिया वेक्टर इधर चला गया। सोच के बताएं इसके कंपाउंड कहां कहां होंगे, सोच के बताएं कहां कहां। एक होगा बाहर और एक कहां जाएगा, इधर। वापिस देखिए ये वेक्टर ऐसा आया, कहां कहां होंगे बताइए, सोच के बताइए। एक आएगा बाहर, एक नीचे, नीचे तो जा ही नहीं सकता, इसी प्लेन में होना चाहिए। एक बाहर एक पीछे। ये 30 डिग्री है तो ये वाला क्या होगा, a cos 30। सोचो a cos 30 कहां आ रहा है, a cos 30 कहां आ रहा है, बाहर, बाहर मतलब आई कैप। और a sin 30 कहां जा रहा है, उधर की तरफ, -j। अभी हां मत भरिए, अभी तो नींद आ रही है, अभी हां मत भरे, अभी वापस सुने तब आएगा। भाई तो आप ऊपर आ। अब सुनना, 2-3 बार सुनो पहले। भाई समझना है तो कहां खड़ा हो गए, इधर आना, ऊपर आ। हाँ, ये कॉइल ऐसी है, अभी एरिया वेक्टर ऐसा है, ठीक है। अब कॉइल को क्या किया आपने, 30 डिग्री घुमाया, ये ऐसे घुमाया, तो ये एरिया वेक्टर भी ऐसे घूम गया। अब इसके कंपोनेंट कहां कहां होंगे वो बताओ। एक इधर जाएगा और एक कहां जाएगा, पीछे। 30 कौन सा है, 30 ऐसे घूम, ऐसे वहां बच्चों की तरफ देख, हाँ ये वाला। ये कहां जाएगा, बाहर। बाहर कौन सी एक्सिस है, बाहर देखिए डायग्राम में देखिए, एक्स है, तो बाहर आएगा a cos 30i। और 30 कैसा है वो समझ में आया, क्योंकि 30 भाई घूमेगा और एंगल से चिपका हुआ, इसलिए वो क्या होगा, cos। दूसरा कहां गया, दूसरा, दूसरा गया इधर। इधर कौन है सोचिए, वहां y है तो इधर, तो कौन सा हो गया, a sin 30 माइनस। अब भाई समझाएगा एक बार, चल भाई करेगा कोशिश, ले चल सीधा खड़ा हो जा आराम से। अच्छा कैमरे कर लो, तू बैठ, भाई को सर्दी लग रही है। चलो देखो, ये प्लेन है, ले लास्ट टच, फाइनल, फाइनल चिल्ला लो। ये एरिया, एरिया कहां होगा, बाहर। हाँ है क्या, कॉइल को कितना घुमाया, 30, ये कॉइल घूमी, ये 30 घूमी, क्या एरिया वेक्टर भी घूम गया, ये एरिया वेक्टर हो गया 13। अब बताएं इसके कंपाउंड कहां कहां होंगे, ये 30 है, 30, तो ये वाला a cos 30 कहां, बाहर, बाहर कौन, आई कैप। और एक कहां गया, इधर, पीछे, पीछे कौन है, आगे y है तो पीछे -y। हाँ है क्या, इस एरिया वेक्टर लिखने में ही समस्या है। ये एरिया वेक्टर आपने लिख लिया, इसके बाद तो अब कुछ नहीं बचा। तो बराबर क्या करना है बताइए, m क्रॉस b। लिखना चालू करिए, इसको घर पे एक बार और करिए, कल फिर पूछ लीजिए। एक और वापस दिखा देता हूं सर, कुछ नहीं दिखा सर, हम लोग को भी वीडियो दिखाओ सर, सर कुछ, चलो हाँ वही करना पड़ेगा। तो एरिया आ गया तो m क्या आ जाएगा, I इंटू ए। देखिए ये केवल अंडरस्टैंडिंग का है, और ये प्रैक्टिस से क्लियरिटी आती है। आज आप करो, कल अपन इसी में थोड़ी सी और सिचुएशन बदलेंगे,
प्लेन चेंज कर देंगे, एंगल 60 कर देंगे, थोड़ा सा आप और सोचोगे तो और क्लियर होगा। इसको रट नहीं सकते, इसको फील कर सकते हैं। पहले 3 आसान थे क्योंकि उसमें एरिया वेक्टर अपने आप कहीं ना कहीं आई में, कहीं ना कहीं जे में, के में अपने आप सेट हो रहा था। इसमें वो किसी एंगल पर है। ये आ गया एम। अब टॉ क्या होगा? टॉ एम क्रॉस बी। अभी तो क्रॉस भी करना है, आंसर नहीं आया भाई। अभी तो सिर्फ एरिया वेक्टर लिखा है इतनी मेहनत करके। अभी तो क्रॉस करने में मजे आएंगे। एक बार ऑनलाइन वाले बच्चों को ही दिखा देते हैं, परेशान हो रहे हैं। देख लो भाई, ये कॉइल, इसका जो एरिया वेक्टर है वो प्लेन के क्या होगा? परपेंडिकुलर। ये मार्कर, मार्कर क्या दिखा रहा है? एरिया वेक्टर। ये कॉइल के क्या है? परपेंडिकुलर। पर कॉइल ऐसे थोड़ी ना है, कॉइल तो 30 डिग्री घूमी हुई है। ये कॉइल को 30 डिग्री घुमाया, देखो पेन भी 30 डिग्री घूम गया, ये पेन 30 डिग्री घूम गया। अब ये पेन ना तो आई में है, ना जे में है, ना के में है, इसलिए मेरे दिमाग में आया इसके क्या करो? कंपोनेंट। क्योंकि ये 30 घूमा तो एंगल से चिपका हुआ कॉस, तो ये वाला बच्चों होगा कॉस, जो बाहर आएगा। बाहर आएगा, बाहर आएगा मतलब बाहर कौन आ रहा है? एक्स। एक्स बोले तो आई के। और दूसरा जाएगा माइनस वाई में, माइनस वाई मतलब माइनस जे के। अब बताओ भाई, 5 बार और बताऊं क्या ऑनलाइन? तो आई इंटू ए। अब क्रॉस कर लें, क्रॉस थोड़ा जबरदस्त है भाई, क्रॉस को इग्नोर मत करना नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। एम क्रॉस बी। एम, एम है आई, ए कॉस 30 आई कैप प्लस ए साइन 30 माइनस जे क्रॉस बी। बी क्या है? बी जे कैप। सही है क्या? कॉमन ले लें बाहर, बोलो कॉमन क्या क्या आ जाएगा? आई बाहर, ए बाहर, बी बाहर, अंदर बचेगा कॉस 30 साइन 30 क्रॉस के। ध्यान पूर्वक लिखिएगा, गलती नहीं हो। आई बाहर आ गया, ए बाहर आ गया, बी बाहर आ गया, कांस्टेंट टर्म बाहर आ जाती है। कल कहेंगे तो ऐसा एक और कराऊंगा ताकि और बेहतर समझ में आए, और उसके लिए आपको घर से 15 मिनट देकर आने पड़ेंगे। तो आप अपने डाउट पूछ सकते हो कि सर मैं यहाँ फंस रहा हूँ, क्योंकि सॉल्यूशन देखने में तो बड़ा आसान लगता है, खुद करने बैठते हैं ना तब बात बनती है। हाँ करें, क्रॉस करें, बोलो एक एक टर्म को करो, बोलो आई क्रॉस के, आई क्रॉस के माइनस जे, जे क्रॉस के आई, खत्म। टॉ बराबर आई ए बी √3/2 आई क्रॉस के माइनस जे, जे क्रॉस के। ये लग रहा है 15 मिनट का, पर आप इसको प्रैक्टिस करोगे ना 1 से 1.5 मिनट में सॉल्व कर लो। ऐसा नहीं होता कि सारे सवाल 1 मिनट में होते हैं, कुछ प्रश्न 5 से 10 सेकंड में ही हो जाते हैं, कुछ के लिए थोड़ा समय लगता है। ये ऐसा सवाल है जिसमें 1 से सवा मिनट लगता है। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली टिक करने वाले होते हैं। 90 डिग्री पर बात कैसा होगा? सर्कुलर। काइनेटिक एनर्जी क्या रहती है? कांस्टेंट। यहाँ 5 सेकंड ही लगे, तो भाई ये जो समय बचा वो कहीं ना कहीं किसी इंटीग्रेशन के क्वेश्चन में, किसी डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन में, तो पेपर बैलेंस बनता है। बढ़े आगे, देख लीजिए, लाइन खींच लीजिए। ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको कराए मैग्नेटिक मोमेंट पर, आई इंटू ए। हाँ हमेशा 90 रहेगा, और क्या। पर वो मैग्नीट्यूड आएगा ना भाई, ऑप्शन तो ऐसे है ना, ऑप्शन तो ऐसे है। वो जो तुम बोल रहे हो वो तो क्या बता रहे हो?
मैग्नीट्यूड वो आएगा MB, ये भी MB आएगा, चेक करके देख लो। इसका मैग्नीट्यूड निकालो, इसका होगा √3 का स्क्वायर, कितना 3, इसका 1, 3 + 1 4, 4 का स्क्वायर रूट 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, मतलब ये तो कितना हो गया 1, वही तो आया MB, वो तो MB ही आएगा, पर ऑप्शन MB नहीं है ना, ऑप्शन तो किसमें I कैप J कैप में, इसलिए तो सारी नाटकबाजी करनी ही पड़े। बने आगे, चलो लाइन खींच लीजिए, लास्ट क्वेश्चन एक और करो। क्या दूं, क्या चाहिए, पेन, मेरे से क्या मांग रहे हैं, पेन तो नहीं है भाई, रिफिल है। ये भी रख लेता हूँ, लिखें, चलो लाइन खींच के खत्म करो, ऊपर हैंग डालो। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ अ बार मैग्नेट, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ अ बार मैग्नेट। आज घर जाके इस क्वेश्चन को करना, कल फिर एंगल चेंज करके, प्लेन चेंज करके फिर एक्सप्लेन करूंगा, तो आपके पास और बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि हाँ सर अब मैं इसको 1 मिनट में पेपर में सॉल्व करे आऊंगा, क्योंकि समझाने में और समझने में समय लगता है, एक बार समझ में आ गया तो अप्लाई करना तो आसान है। चलो अब सबसे पहले तो रिवीजन करो, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ अ बार मैग्नेट होता क्या है, M × L, और वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन बताओ कहां से कहां, साउथ से, हमेशा याद रखें साउथ से नॉर्थ। अब टॉपिक चेंज हो गया है, अभी भी मैग्नेटिक मोमेंट है पर अब कॉइल का नहीं, बार मैग्नेट का, तो दिमाग को डिस्टिंग्विश करो कि हाँ मैग्नेटिक मोमेंट 2 तरह का होता है, कॉइल के लिए IA, ये किसके लिए है, बार मैग्नेट के लिए। लिखें, इन द फॉलोइंग केसेस, पहला प्रश्न लिखिए, लास्ट क्वेश्चन आज का, इन द फॉलोइंग केसेस फाइंड आउट द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द सिस्टम। डायग्राम बनाते चलिए, सॉल्व करते चलिए, बहुत आसान सा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, 1-2 सवाल समझोगे तो आपको फील आ जाएगी। ये 2 मैग्नेट चिपका के रखे हुए हैं, बड़े इंटरेस्टिंग सवाल है। अब देखो, अब क्या इसमें थोड़ा सा वेक्टर का तड़का लगाना है, क्या है देखते जाओ। कितने मैग्नेट, 2, मैग्नेट के मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ, इसकी भी साउथ से नॉर्थ, इसकी भी साउथ से नॉर्थ, बताओ ऐड होंगे या सब्ट्रैक्ट, खत्म, आंसर √2m या 2m, 2m, सेम डायरेक्शन है, M + M 2m, तो सिंपल वेक्टर का फंडा लगाना है, आंसर आते जाएंगे। मैग्नेट का तो केवल एक लाइन है, डायरेक्शन कहां से कहां, साउथ से नॉर्थ, केवल एक लाइन है मैग्नेट की।
दूसरे में आंसर बताएं। √3, जब भी 60 डिग्री पे होंगे तो आंसर √3m। ऐसा रटना बिल्कुल सही नहीं है कि अगर आप सीधा रट लें, हाँ भाई 60 डिग्री पे दिख रहे हैं √3m, नहीं, सुनते जाइए क्या लॉजिक है इसमें गड़बड़। सबसे पहले हमेशा बेसिक से चले, डायरेक्ट तुक्का नहीं मारे 60 डिग्री √3, नहीं, गड़बड़ हो जाएगा। तीसरा में भी 60 डिग्री है पर इसमें आंसर नहीं है √3, इसलिए फंडामेंटल चलो। अब बोर्ड पे समझना, समझो। पहली लाइन साउथ से नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ, दोनों वेक्टर 60 डिग्री पर हैं, इक्वल है 60 डिग्री पर हैं, पक्का पक्का रिजल्टेंट √3m। अब बच्चा क्या इतना नहीं करता, डायरेक्ट 60 डिग्री है √3m टिक करोगे तभी मजा आएगा। अब देखना इसमें क्या गड़बड़ है। साउथ से नॉर्थ ये m, साउथ से नॉर्थ ये m, अब एंगल 60 नहीं है। अब एएसपी सर के पास जाना पड़ेगा, वहां उन्होंने बताया था वेक्टर्स में एंगल तभी बोलते हैं जब दोनों के या तो टेल्स मिले या हेड मिले। देखो यहाँ टेल्स मिल रहे थे, कोई टेंशन नहीं, यहाँ टेल्स नहीं मिल रहे भाई, एक का टेल है और एक का हेड है, तो इसको धक्का मार के आगे ले जाना पड़ेगा, तो एंगल अब 60 नहीं 120 हो जाएगा। ये छोटी सी गलती है जिससे बचना चाहिए। तो ये इस बात को समझाता है जल्दबाजी नहीं करें, हमेशा बेसिक को फॉलो करें, साउथ से नॉर्थ बनाए तब आंसर दें, नहीं तो क्या होता है। अब देखते हैं हाँ 60 है √3, 90 है √2, नहीं बोले ये भी 60 है ये भी 60 है, पर कंसेप्ट से जब देखा तो 60 नहीं, कितना निकला 120। तो याद रखिए वेक्टर्स के बीच में एंगल तभी बोला जाता है जब दोनों वेक्टर्स के टेल मिलते हैं। तो इस गलती से बचें। स्क्वायर वाले का बताएं, स्क्वायर वाले का बताएं 0। देखो कैसे, कुछ भी नहीं करना, साउथ से नॉर्थ m, साउथ से नॉर्थ m, ये देखो इस m ने इस m को कैंसिल कर दिया, रिजल्टेंट भी निकालना, खत्म ही हो गया अपोजिट। साउथ से नॉर्थ m, साउथ से नॉर्थ ये m, ये वाला साउथ से नॉर्थ m, ये दोनों भी अपोजिट, सब अपोजिट हैं, देख लो, कुछ भी नहीं करना, आंसर 0। सही है। पांचवा केस इंपॉर्टेंट लगा के रखिए, पांचवा केस काम का है, दिखने में वो 60 है पर 60 से सॉल्व नहीं होगा। अब एक बार मैग्नेट है, उसको दो स्टाइल से काट दिया, एक बार ऐसे काटा और एक बार काटा अलोंग द लेंथ। हाँ बोल भाई। क्या तुझे क्यों कॉल कर रहा है? अच्छा, उसको क्या रिकॉर्डिंग में देख लेना शाम को। अच्छा चलो एक होमवर्क में लिखो क्वेश्चन। बार मैग्नेट को कट किया है, एक बार अलोंग द लेंथ,
एक बार परपेंडिकुलर टू द लेंथ। होमवर्क है वाला क्वेश्चन, एक बार मैग्नेट है, उसको आपने कट किया है और आपसे पूछा गया है कि दोनों केस में नए मैग्नेटिक मोमेंट बताइए। एक बचपन से आपने पढ़ा हो, बार मैग्नेट को कट करते हैं तो वापस जो नए टुकड़े बनते हैं वो भी मैग्नेट बन जाते हैं, याद है? ये भी मैग्नेट बन गए। बताओ क्या चीज बदली होगी? क्या लेंथ बदल गई? क्या लेंथ आधी हो गई? क्या पोल स्ट्रेंथ बदली? क्या पोल स्ट्रेंथ नहीं बदली भाई, पोल स्ट्रेंथ नहीं बदली। इसमें सोचिए, इसमें क्या बदला? क्यों पोल स्ट्रेंथ क्यों बदल गई? क्योंकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आधा हो गया, लंबाई वही रही पर पोल स्ट्रेंथ आधी हो गई क्योंकि एरिया आधा हो गया। बात को समझने की कोशिश करिए। मजे की बात है, दोनों ही केस में आंसर m/2 ही आएगा। कारण एक में लेंथ आधी हुई तो फॉर्मूला लगाओगे कोई भी एक पोल स्ट्रेंथ इनटू लेंथ, इसमें कोई भी एक पोल स्ट्रेंथ इनटू लेंथ, दोनों केस में आंसर आएगा m/2। तो इस बात को हमेशा याद रखिए, बार मैग्नेट को आप अलोंग द लेंथ काटें या परपेंडिकुलर टू द लेंथ काटें, दोनों ही केस में आंसर m/2 रहेगा। हाँ, बस दोनों में रीजन अलग अलग है, एक में लंबाई आधी हुई और एक में पोल स्ट्रेंथ आधी हुई। दोनों में रीजन अलग अलग है पर आंसर दोनों में एक ही है। सही है क्या? तो नेक्स्ट क्लास में इससे आगे बढ़ेंगे।